हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर आपको बता दें, एक हमने नई सीरीज स्टार्ट की है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है ये। और ये कैसी सीरीज है? टाइम बचाने वाली और नॉलेज को बढ़ाने वाली। टाइम सेविंग है और यहाँ से आपका क्वेश्चन एक वीडियो से बहुत ही ज़्यादा तैयार होने वाला। तो कौन सी सीरीज है ये हमारी? ये सीरीज है वन लाइनर। वन लाइनर सीरीज है, अलग अलग सब्जेक्ट की हमने स्टार्ट कर दी। आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है और साथ ही साथ में जैसा कि मैंने बताया, करंट के डिफरेंट टॉपिक, जो अलग अलग टॉपिक हैं, उसकी भी डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा उससे हल्का सा मतलब उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बस इसमें होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए, एक होता नहीं परोस दिया जाए, बस आपको वो तुरंत खाना रह जाए। अगर हम वहाँ पर एक एक पॉइंट आपका क्लियर करा रहे हैं तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम टाइम में आप देखेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा जहाँ पर हम एक एक पॉइंट क्लियर आपका कराते चल रहे हैं। ठीक है, तो उसे ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए। और ये हमारी जो सीरीज़ है वन लाइनर की, यहाँ पर आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइम कम और मैटर ज़्यादा। टाइम कम और मैटर आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज को आपको मतलब बहुत प्यार देना है, बहुत ही प्यार से वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, जिससे कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर सकें। स्टार्ट तो कर दिए हैं, आपके प्यार की वजह से ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो अपना प्यार और विश्वास लाइक और शेयर के माध्यम से बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर आज का हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, भूगोल है। भूगोल में हम यहाँ पर देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय से क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन बनेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहला स्थान है चीन का। अगला है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। क्लियर? अगला पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। ठीक, अगला पॉइंट आगे देखेंगे। यहां पर देखिए, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है? तो आपका उत्तर होगा कर्क रेखा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, कर्क रेखा 8 भारतीय प्रदेशों से होकर के गुजरती है। कितने प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका उत्तर होगा 8। फिर आगे है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा किसे कहा जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। ठीक है, अब आगे देखेंगे, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक, अगला है, भारत का सुदूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु है, सुदूर का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। कहां पर है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप में ये स्थित है इंदिरा पॉइंट। और अगर भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु पूछा जा रहा है तो ये है इंदिरा कोल, जो कि है जम्मू कश्मीर में। और यहां पर उत्तरी दक्षिणी आप लोगों ने देख लिया। फिर यहां पर आता है भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये है गौर मोता, जो कि गुजरात में है। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किविथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। सभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पूछा जाएगा गौर मोता कहां पर है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात में। किविथु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है? आप बता ले जाएंगे। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सा है? आप बता ले जाएंगे। अब सुदूरस्थ
उत्तरी बिंदु अब बता ले जाएंगे, दक्षिणी बिंदु ये भी बता ले जाएंगे। अब यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी सीमा मणिपुर राज्य से नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें पूर्वी और राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे, तो उसमें से है मणिपुर। अगला आपका है पॉइंट, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अगर पूछा जाएगा कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, तो अगर मणिपुर आया तो मणिपुर सही हो जाएगा। अगला पॉइंट, भूटान की सीमा से लगे भारत के जो राज्य हैं, भूटान की सीमा से लगे भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा भूटान को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान, ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो किन किन राज्यों से, हमारे कितने राज्यों से, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बना रहे हैं, उसके बारे में हम अभी एक दो पॉइंट से चर्चा कर रहे हैं। भूटान का देख लिया, बांग्लादेश का देखा, फिर भूटान का देखा, अब यहाँ पर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे, हमारा अगला पड़ोसी देश है चीन। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं उनमें है जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया जाता है? भारत और पाकिस्तान, अपने देश और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण होता है वो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो कि इंपॉर्टेंट ना हो और आपका एक पेज में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तैयार ना हो रहा हो। अगला हमारा पॉइंट है, डूरंड रेखा से वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण होता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डूरंड रेखा। अब आगे यहां पर देखेंगे, मैकमोहन रेखा से भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण होता है। भारत और चीन के मध्य, भारत ये मेनली अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मैकमोहन रेखा ये अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो भारत और चीन के बीच माना जाता है। अब यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत श्रीलंका से किस तरीके से अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है, तो आपका उत्तर होगा पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। अब ये पाकिस्तान से रिलेट ना कर लीजिएगा, पाक लिखा है तो ठीक है, पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला हमारा पॉइंट है, सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्किम इंडिया का एक राज्य है, तो सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन से। ठीक है, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है सिक्किम की, और ये है नेपाल है, भूटान है और चीन है। अगला और भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पूछा जाता है कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये त्रिपुरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। अतः उसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश दूसरा देश है, तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। या अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि 3 तरफ से किस देश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, तो आपका उत्तर होगा बांग्लादेश। कौन सा ऐसा राज्य 3 तरफ से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग था। किस भूखंड का? गोंडवाना लैंड का है। अगला है, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा 4। अगला हमारा पॉइंट है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है।
तमिलनाडु का जो तट है और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। और कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है किसे? कन्याकुमारी को। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर पाल्याड़ शिखर है, जिसे हम सैंडल पीक के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। मेनली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसे हम सैंडल पीक के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ये उत्तरी अंडमान में है। इन द्वीप समूह में से ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये पूछा जाता है, उत्तरी अंडमान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 222। और यहां पर आपको बता दें, रत्नाकर से किस महासागर को संबोधित किया गया है? आप बताएंगे कि हिंद महासागर। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबोधित किया गया, ज्वेल ऑफ माइंड। अगला है रचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। मेघालय जो पठार है वो दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है तो छोटा सा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है हिमालय पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? किस पर्वत की कैटेगरी में इसे रखा गया है? मैंने एससीईआरटी में और एनसीईआरटी में कई बार आपको पढ़ाया है, हिमालय पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अगला लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। अगर हम यहाँ पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिमालय पर्वत श्रेणी को देखते हैं तो कितने भागों में इसे बांटा जा सकता है? 3 भागों में। महान हिमालय, लघु अथवा मध्य हिमालय। महान को बृहत हिमालय भी कहते हैं, लघु अथवा मध्य हिमालय दोनों एक ही हुआ। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हम अक्सर जानते हैं महान, ये बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ठीक, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा जाता है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा आता है अक्साई चीन, ये किस पठार का भाग है? तो आपका उत्तर होगा लद्दाख पठार का भाग है अक्साई चीन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर। हाईएस्ट पीक की बात हो रही है यहाँ पर। 8,848 अभी 0.86 सेंटीमीटर ये बढ़ा है। ठीक है, 0.86 सेंटीमीटर ये चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से इसे बताया है कि 0.86 सेंटीमीटर इसकी बढ़ गई है ऊंचाई। तो 8,848.86 मीटर हो चुकी है। आगे हम पॉइंट पर आते हैं, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ आएंगे, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली। अब यहाँ पर पूछा गया पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका उत्तर हो गया अरावली। अब यहाँ पर अरावली किस पर्वत की कैटेगरी में आती है? इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पूछा जाएगा आपसे कि भारत की प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी अरावली है ये किस पर्वत का उदाहरण है? तो आप बोलेंगे रेजिड्यूअल अथवा अपशिष्ट पर्वत का ये उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप मार्क कर लीजिए। ठीक,
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, इसका नाम आपसे पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर हो जाएगा आपका अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है अनाईमुडी है। पठार की बात करेंगे। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। अब इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 4500 मीटर है और ये देखिए 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दक्कन के पठार की बात करते हैं तो दक्कन का जो पठार है भारत का सबसे बड़ा पठार मध्य एवं दक्षिण भारत के राज्यों में विस्तारित है और विभिन्न भागों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे तेलंगाना पठार, पूर्वोत्तर भाग में छोटा नागपुर पठार के नाम से इसे जाना जाता है। ये सभी दक्कन के पठार के ही विस्तारित भाग है। पूर्वोत्तर में जो छोटा नागपुर का पठार ये सब है, ये सभी दक्कन पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार यहां पर जानेंगे इसके बारे में। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल के 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। अब मेघालय का पठार, मेघालय का जो पठार है ये मेघालय राज्य में स्थित है। ये दक्कन के पठार का भाग है, आपसे मैंने अभी पहले भी बताया। दंडकारण्य का पठार ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसी पर ही वैलाडिला लोहे की खदान स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। दक्षिण पश्चिमी भाग को मलकानगिरी पठार नाम से संबोधित किया जाता है। क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट बहुत ही आसानी से आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियां स्थित हैं। सतपुड़ा श्रेणियां स्थित हैं किसके मध्य? तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। अब यहां पर देखिए जो सतपुड़ा श्रेणियां हैं ये किस पठार का भाग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो सतपुड़ा रेंज है ये दक्कन पठार का भाग है। अगला हमारा पॉइंट है नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर नीलगिरी पर्वतमाला है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर है कार्डामम की जो पहाड़ियाँ हैं केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? कार्डामम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आगे हैं शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। शेवराय पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। आगे विश्व का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। अभी मैंने बताया अगर एकदम से सबसे ऊंचाई की बात करते हैं वहाँ पर हमने आपको बताया था ग्रेट हिमालय में, तो इसकी भी यही है, वही सेम चीज़ मैंने वहाँ पर बता दी थी। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर हो चुकी है। ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से इसे बताया है कि 0.86 ये बढ़ चुकी है। अगला है बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर 1984 में चढ़ने में सफलता प्राप्त की। बछेंद्री पाल ने। अब आगे है संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं।
और भारत की अगर हम सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करते हैं तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। 8,611 मीटर ये ऊंची है। अब यहाँ पर नंदा चोटी की बात करते हैं तो नंदा चोटी कुमायूं हिमालय जो कि उत्तराखंड का ये भाग है। गुरु शिखर पर्वत ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और ये कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है? मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट हमारा है दंडकारण्य दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है जिसका विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में भारत के तटरेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। और यहीं पर देखेंगे सबसे लंबा जो समुद्री तट है वो किस राज्य का है? तो भारत की गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। अगला हमारा पॉइंट है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। फिर हमारा अगला पॉइंट है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, अंडमान सागर। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में किस झील के समीप स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा पुलिकट झील के समीप ये स्थित है। कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है। और ये बैरन द्वीप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। अगला है लक्षद्वीप। ये कहां पर है? अरब सागर में। यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। ये एक प्रवाल द्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप में कुल छोटे बड़े 36 द्वीप है। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है, इंपॉर्टेंट। सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। पाट अंचल, पाट जो रीजन है ये छोटा नागपुर में अवस्थित है। पूछा जाता है पाट अंचल ये कहाँ पर स्थित है? तो छोटा नागपुर दिया रहेगा या झारखंड दिया रहेगा विकल्प में, तो दोनों में से आपका एक सही होगा। अगर दोनों साथ साथ में है तो दोनों सही हो जाएंगे। हमारा अगला पॉइंट है झुमरी तलैया। ये झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है। झुमरी तलैया कहाँ पर है? झारखंड में है। और झारखंड राज्य के किस जिले की अगर हम बात करेंगे किस जिले में है तो कोडरमा जिला आपका सही होगा। अगला हमारा पॉइंट है आंध्र प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है, द कोहिनूर ऑफ इंडिया। द कोहिनूर ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण, उपजाऊ धरातलीय बेसिन होने के कारण यहाँ पर इसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, द कोहिनूर ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर जो धरातलीय बेसिन है बहुत उपजाऊ है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी पुकारा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का गढ़, अगर आपको पूछा जाए कि सिलिकॉन स्टेट के नाम से किस राज्य को जानते हैं तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक। आईटी पावर हाउस, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए सिलिकॉन स्टेट और सिलिकॉन वैली में अंतर होगा। अभी आपके दिमाग में तुरंत ये आया होगा सिलिकॉन स्टेट तो बेंगलुरु को कहते हैं ना, लेकिन
दोनों में अंतर है। सिलिकॉन स्टेट के नाम से कर्नाटका को जाना जाता है, आईटी पावर हाउस, और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। और अगर हम भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य कवर करते हैं तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्थान पर राजस्थान, जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश ये 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में, और ये महाराष्ट्र है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। आगे, राजस्थान का जो मरुक्षेत्र है थार, ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। घना बसा मरुस्थल मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति रह रहे हैं, 83 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर में। प्रति वर्ग किलोमीटर में 83 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं, जो राजस्थान का मरुस्थल है थार। आगे है, उत्तर पूर्वी राज्य में 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? 7 ही तो राज्य हैं उत्तर पूर्व में। इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सभी 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं। अगला, थारू जनजाति, थारू जनजाति अभी मैंने आपको जल्दी में क्वेश्चन भी करवाया। थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी राज्य जो जिला है हमारा गोरखपुर, तो थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। अभी मैंने यही क्वेश्चन करवाया और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो आपका उत्तर होगा थारू जनजाति। और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर जिले में ये निवास करती है। अगला है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजातीय समूह पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजाति समूह पाया जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित जो जनजातियां हैं वो है संथाल, भील, कोल, चेंचू, मलायन, कुरुम्बा, उरांव, मुंडा, ये सभी प्रमुख हैं। और यहाँ पर हम भारतीय जनजातियों की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो भारतीय जनजातियां हैं वो किन किन राज्यों से संबंधित है, कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड से थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी, नेती, कोया। उत्तर प्रदेश से थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, खरवार और माहीगीर। ओडिशा कोल, बोंडा, संथाल, जुआंग, खरिया, हो, ओरांव, गोंड, सोंड। आगे यहाँ पर देखिए, झारखंड में मुंडा, संथाल, हो, ओरांव, बीरहोर, असुर, कोरबा, भूमिज, गोंड। मध्य प्रदेश कोल, मुंडा, गोंड, भील, बैगा, असुर, मुरिया, बंजारा, लंबाड़ी। सिक्किम में लिम्बू या याओयुंग, लेरचा, लेपचा, ये पूछा जाता है लेपचा। असम में कार्बी, डफला, मिकिर, लुसाई पूछा जाता है। डिमारा, नागा। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश गद्दी, कनौरा, लाहौली। बिहार संथाल। पश्चिम बंगाल संथाल, भूमिज, लोधा, दार्जिलिंग क्षेत्र में। मेघालय गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ये पूछा जाता है। और गारो, खासी, जयंतिया के नाम पर ही इनके जो पहाड़ियां हैं उनका भी नाम रखा गया। गुजरात है डाफर, भील, कोली, बंजारा। फिर यहाँ पर आगे बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो डफला है, आपातानी है, मिश्मी है, मोम्पा है, सुलुंग है, मिनियोंग है। महाराष्ट्र गोंड, भील, कोली, बारली। छत्तीसगढ़ गोंड, भील, मुरिया है। तमिलनाडु टोंडा, कोटा, बड़गा।
आंध्र प्रदेश लंबाड़ा, चेंचुस, गदवा। नागालैंड है अंगामी, मिकिर, नबुर्ड नागा। राजस्थान है भील, सहरिया, मीणा, बंजारा, कोली, सांसी और गरासिया। इतना आप लोगों ने जनजातियों के बारे में जान लिया। और आगे भी है केरल में, यहाँ पर देखिए जनजातियाँ। केरल में मोपला है, काडर, डरुला, पनियान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंग है, जारवा, शोम्पेन। जम्मू कश्मीर लद्दाखी और बक्करवाल पूछा जाता है। मणिपुर कुकी पूछा जाता है। मैठी या मैटी। मिजोरम मिजो, चकमा, लुशाई, कुकी, लाखर, पाओ। त्रिपुरा रियांग, ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इन जनजातियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार जो मार्च और अप्रैल माह में मनाया जाता है वो मनाती है। मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है मार्च अप्रैल माह में। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? जारवा है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए जो सरहुल त्योहार है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जारवा जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली अति प्राचीन जनजाति है जारवा। ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अगला है झूमिंग। जो झूम कल्टीवेशन होता है ये एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। जमीन को साफ करके फिर वहाँ पर कृषि करना, भूमि को वहाँ पर ये जलाया जाता है सारी चीज़ों को, फिर वहाँ पर कृषि, फिर छोड़ करके अगली जगह पर जब भूमि का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है तब। जनगणना 2011 की अगर हम बात करते हैं तो भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है बंगाली है, फिर तेलुगु है। तो हिंदी के बाद बंगाली, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर तेलुगु आती है। हिंदी के पश्चात की मैंने बात की है। आगे भारत की प्रमुख नदियों की हम बात करेंगे। यहाँ पर भारत की प्रमुख नदियों, यहाँ से कोई भी ऐसा एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी नहीं पॉसिबल है। जनजातियों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पठार से भी रिलेटेड पूछा जाता है, भारत की स्थिति से भी रिलेटेड पूछा जाता है, भारत की प्रमुख नदियों से तो भर भर के क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं। हिमालय की नदियां पूर्वी अपवाह की उदाहरण है, पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण है। और इस प्रकार की नदियां सिंधु है, सतलज है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी की हम बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा नदी है, 25-25 किलोमीटर। तो इसको ऐसे ही याद करेंगे 25-25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री हिमानी गोमुख से होता है। अब यहाँ पर देखिए भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब मिल जाती हैं उनकी संयुक्त धारा को ही गंगा कहते हैं। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, पहाड़ी से निकल करके, ये मतलब ऊंचाई से होकर के ये फिर हरिद्वार में ये मैदानी भागों में इस तरीके से बहने लगती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा को। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। गंगा अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती है, जिसका नाम क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है क्या? अच्छा, अगर हम सही हैं तो बताइएगा, गलत है तो कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? गंगा की प्रमुख सहायक नदी है यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, सोन, रामगंगा। और इम्पोर्टेंट यहीं से सारे क्वेश्चन देखिए हम आपको करवाते में कैसे कैसे क्वेश्चन अब ये सारे मिल रहे हैं जो हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी में पढ़ाए हैं, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो हम आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी का करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। और देखिए यही सारे क्वेश्चन तो हम ऐसे करवाते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो दोनों की संयुक्त धारा गंगा नदी बन जाती है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का जहां पर संगम होता है वहीं पर देवप्रयाग होता है। तो जैसे प्रयागराज में क्या होता है, प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है। अब यहाँ पर देखिए रुद्रप्रयाग
अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। देवप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग, ये अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। फिर है बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है। आगे देखेंगे, गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमतहाल फुल्लर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है गोमती नदी। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उत्तर आपका क्या होगा? वेरी गुड। और ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। गोमती नदी गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी गंगा नदी से मिल जाती है कहाँ पर? गाजीपुर जिले में। और ये पीलीभीत से इसका उद्गम है। आगे है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से बंदरपूंछ नामक स्थान से होता है। यह प्रयाग, इलाहाबाद पुराना नाम है, में गंगा नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं, केन है, बेतवा है, चंबल है। अब आगे इनके बारे में देखेंगे। भारत में चंबल और सोन नदियां अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और गंगा की सहायक नदी सोन उत्तर वाहिनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। गंगा की जो सहायक नदी सोन है ये उत्तर वाहिनी है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा दक्षिण में, इसके मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन एक जरूर पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और एक एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे है, कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी। प्रायद्वीपीय दक्षिण की। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये दामोदर नदी है और इसे हम जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। जैविक मरुस्थल नदी के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। अगला है, कोसी नदी की 7 धाराएं हैं। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं जिनमें अरुणा प्रमुख है और ये नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है ये, और इसीलिए इसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। अपना ये मार्ग बदलती रहती है। अब आगे है, राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। राजघाट नदी घाटी परियोजना, यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर यह परियोजना स्थित है? बेतवा नदी पर राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित है। भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है तो फिर कहाँ पर है? चीन में है, पाकिस्तान में है, या कहाँ पर है? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपका तैयार होने वाला अगले पॉइंट से कि नदियों के किनारे स्थित जो नगर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एससीईआरटी में पढ़ा है पहला ही नगर और नदी। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती। कानपुर गंगा। लुधियाना सतलज नदी के किनारे। जो सुकोवा घाट है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। सूरज ताप्ती। कुरनूल ये तुंगभद्रा। अहमदाबाद साबरमती। अहमदाबाद पूछा जाता है, सूरत पूछा जाता है, गोरखपुर, कानपुर, लुधियाना, पटना
गंगा नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है। श्रीनगर झेलम, कोटा चंबल नदी के किनारे, पंढरपुर ये भीमा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी, बरेली रामगंगा, फिर आगे भुवनेश्वर ये महानदी के किनारे, ओरछा बेतवा के किनारे, कटक महानदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है। कोलकाता हुबली नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, उज्जैन क्षिप्रा पूछा जाता है खूब, संबलपुर महानदी। अभी मैंने आपसे पूछा लखनऊ तो गोमती, आपको जवाब भी मिल गया। आगरा यमुना नदी के किनारे पूछा जाता है। बद्रीनाथ अलकनंदा, वाराणसी गंगा, मथुरा यमुना, इलाहाबाद गंगा और यमुना दोनों के तट पर है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, फिरोजपुर सतलज और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। जमशेदपुर पूछा जाता है। अब हम अगले पॉइंट पर आएंगे। अगला हमारा पॉइंट है वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है जोग प्रपात है। यह कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर यह अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है को भारत के नियाग्रा के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का चित्रकूट जलप्रपात भारत के नियाग्रा के रूप में यह जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जो झरना है वो कौन सा है? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो झरना है वो कूचिकल है, 1493 फीट, जो कि एशिया में इस संदर्भ में द्वितीय स्थान पर है। अगला है चुलिया प्रपात चंबल नदी पर, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी पर और हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे है भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील है। किस राज्य में है? ओडिशा में, जो खारे पानी की लैगून झील है। इंपॉर्टेंट है। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो उलर झील है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोबिंद सागर झील। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कहाँ पर है? पंजाब के रोपड़ जिले में ये स्थित है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, राज्य है और साथ साथ में प्रमुख झीलें। तो यहां पर देखिए, इधर है राज्य आपका लिखा है, फिर इधर झीलें। चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा। बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेरियार झील केरल, अष्टमुडी झील केरल में। तो केरल से आपकी ये दो झील हो जाती है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जब भी कुछ सीमा पर होता है, दो राज्यों के बीच होता है, दो राज्यों का उस पर अधिकार होता है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पर आगे देखिए बिम्बनाथ झील। बिम्बनाथ झील ये केरल में, बिम्बनाथ झील भी ये केरल में ही है। लोकटक झील ये मणिपुर में। डिडवाना उदय सागर झील ये राजस्थान में है। कोलेरू झील ये है आंध्र प्रदेश में। फुल्हर झील ये उत्तर प्रदेश में है। और बुलर डल झील ये जम्मू कश्मीर में, और यहीं पर साथ ही में वैरीनाग झील भी जोड़ लीजिए। और लोनार झील ये महाराष्ट्र में खूब पूछी जाती है। सांबर नक्की पिछौला झील ये राजस्थान में है। और लूनकर नसर जैसमंद फतेह सागर झील ये सभी ये राजस्थान में है। और फिर यहाँ पर सात ताल, नैनीताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, धुरण ताल, ये सभी जहाँ पे ताल का कनेक्शन है ये सब उत्तराखंड में है। आगे यहाँ पर देखिए नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील ये सभी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी ये सीरीज?
अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में इतना आप कमेंट कर दीजिए कि जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, और साथ ही साथ में डिफरेंट और सब्जेक्ट की हम सीरीज इसी तरीके से स्टार्ट करें। तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और आज के सवाल की तरफ चलते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का हमारा सवाल है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दूसरा, लोनार झील किस राज्य से संबंधित है? तीसरा, प्रयागराज किस नदी के किनारे है? प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपकी करंट की क्लास डेली 10 बजे चलती है और शाम को आपकी 5 बजे क्लास होती है और रात में SCRT होती है। सॉरी, SCRT की टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो फिर भी आप 11 बजे समझ सकते हैं। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।